हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिस्ट्री क्लास। हम लोग ब्रिटिश शासन व्यवस्था की भूमि व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने दो व्यवस्थाएं पढ़ी हैं अभी तक, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी, जो कल हमने रैयतवाड़ी किया था। आज हम तीसरी व्यवस्था कर रहे हैं, इसकी महालवाड़ी व्यवस्था। उसे हम आज पढ़ते हैं। देखिएगा, स्थायी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई थी व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था। यह भू राजस्व भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया। गांव के मुखिया को लमदार कहा जाता था, जिसका कार्य गांव से लगान वसूलकर कंपनी को देना था। गांव को महाल कहे जाने के कारण इस व्यवस्था का नाम पड़ा महालवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम होल्ड मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में दिया। 1822 में रेगुलेशन के अनुसार कुल भूभाग का 95% किया गया था तथा इसे वसूलने के अधिक कठोर नियम बनाए गए थे। अतः यह व्यवस्था असफल रही। 1893 ईस्वी में मार्टिन बर्ड के देखरेख में उत्तर भारत में कई सुधारों के साथ मालवाड़ी व्यवस्था को पुनः लागू हुई व्यवस्था। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि का व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता था। भूमि कर कुल उपज का 66% तय किया गया। यह व्यवस्था 30 वर्ष के लिए की गई थी। इसके बाद में लॉर्ड डलहौजी द्वारा कम करके इसको 50% कर दिया गया, परंतु कर वास्तविक उपज के स्थान पर अनुमानित किया गया था। इससे किसानों को कोई राहत नहीं मिली। साथ ही लमदर अधिकांश भूमि पर अधिकार में रख लेते थे। यह राजस्व वसूली के लिए छोटे किसानों पर अत्याचार करता था। देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था का जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम होल्ट मैकेंजी द्वारा लगाया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामुदायिक अधिकार होता था। इस समुदाय के सदस्य अलग अलग या फिर संयुक्त रूप से लगान की अदायगी कर सकते थे। सरकारी लगान को एकत्र करने के प्रति पूरा महाल या क्षेत्र सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता था। महाल के अंतर्गत छोटे बड़े सभी स्तर के जो जमींदार थे वो आते थे। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। इस प्रस्ताव को 1822 के रेगुलेशन 7 द्वारा कानूनी रूप इसको प्रदान किया गया। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भाग इसमें सम्मिलित था। इस व्यवस्था में प्रारंभ में लगान की कुल उपज का 80% निश्चित की गई थी। कालांतर में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मार्टिन बर्ड, जिन्हें उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता था, के सहयोग से 1833 का रेगुलेशन 9 पारित करवाया। उसके अनुसार इस दर को कम करके 66% कर दिया गया। 1855 ईस्वी में पुनः सहारनपुर नियम के अनुसार लॉर्ड डलहौजी ने लगान की दर को 50% निश्चित कर दिया। इस व्यवस्था का परिणाम भी कृषकों के प्रतिकूल रहा। परिणाम स्वरूप 1957 की विद्रोह में इस व्यवस्था से प्रभावित बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया था। देखिए, महालवाड़ी जो हम व्यवस्था कह रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है ये हम देखते हैं। महालवाड़ी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें
महाल का अर्थ है गांव या मोहल्ला, कस्बा, ठीक है। और वाड़ी का आशय है प्रबंधन, अर्थात महालवाड़ी भू राजस्व पद्धति में एक गांव को ही इकाई मानते हुए उसके साथ भू राजस्व का बंदोबस्त कर दिया गया था। इस पद्धति के तहत उस गांव को सामूहिक रूप में अर्थात अपना प्रधान के माध्यम से सरकार को अपना उपज का जो अंश है देना पड़ता था, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत, पंजाब इत्यादि के क्षेत्र में, यानी कि भारत में ब्रिटिश कंपनी की कुल भूभाग के 30% भाग जमीन पर इस व्यवस्था पर यह लागू किया गया था। कब की गई थी ये? 19वीं सदी के दूसरे दशक में इस प्रक्रिया की प्रारंभ हुई थी, जो कालांतर में पंजाब के क्षेत्र के विजय के बाद वहां पे इसे लागू किया गया। किसके द्वारा ये की गई थी देखिएगा? हॉल्ट मैकेंजी, रॉबर्ट बर्ट, जेम्स टॉमसॉन्ग, इन लोगों के नाम इसमें मुख्य रूप से लिए जाते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में उपयोगितावादी विचारधारा के प्रभाव को स्वीकार किया जाता है और इसलिए इस व्यवस्था में भी किसानों के स्वामित्व के साथ छेड़छाड़ नहीं किया और साथ ही साथ इस व्यवस्था में सिंचाई संसाधनों के विकास पर बल दिया गया। इसकी क्या विशेषता थी? देखिएगा, इस व्यवस्था की यह विशेषता कि यह व्यवस्था एक गांव को इकाई मानकर उसके साथ राज्य द्वारा भू राजस्व का प्रबंध करने के विचार पर आधारित थी। दूसरा है, इस व्यवस्था के मध्यस्थ वर्ग का अभाव था। यह व्यवस्था स्थायी न होकर 20 से 30 वर्ष के लिए लागू हुआ करती थी, अल्पकालीन थी। पुनः इसका निर्धारण होता था। इस पद्धति में भी राजस्व का की जो दर अधिकतम था, धीरे धीरे यह दर 66% तक हो गई। महालवाड़ी व्यवस्था में कृषि के क्षेत्र में कुछ सुधार हुए, जैसे सिंचाई योजना की शुरुआत हुई, लेकिन सरकार के साम्राज्यवादी स्वरूप होने के कारण इस व्यवस्था के माध्यम से किसानों के जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए, थोड़ा सा हम इसके बारे में, महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं कि जो स्थायी बंदोबस्त या रियायतवाड़ी व्यवस्था के बाद ब्रिटिश भारत में लागू किए जाने वाली यह भू राजस्व की अगली व्यवस्था थी, जो संपूर्ण भारत के 30% भाग दक्कन के जिलों मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश, आगरा, अवध पर लागू हुई थी। ये इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था तथा महाल के समस्त कृषि भू स्वामित्व के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था। इसमें गांव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधित्व के द्वारा एक निर्धारित सीमा के अंतर लगान की अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे। तीसरा, हम इसके बारे में कहते हैं कि इस पद्धति के अंतर्गत लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित था और इसकी विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग गए तथा कंपनी को लगान वसूली पर लगान से अधिक खर्च करना पड़ा। परिणाम स्वरूप ये व्यवस्था बुरी तरह विफल रही। देखिए, जो आज तक हमने जो भी तीन जो व्यवस्था पढ़ी है, तो तीनों ही व्यवस्था इस प्रकार की थी कि जिसके अंतर्गत हमेशा कृषक को हमेशा ही नुकसान रहा है, हानि रही है और जो ब्रिटिश व्यवस्था थी उसने अपनी कमाई की, अपने लाभ के लिए इन व्यवस्थाओं को लागू किया था। हमने तीनों व्यवस्थाएं की है, तो हम तीनों व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका तीनों व्यवस्थाएं हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्थाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 व्यवस्थाएं थी हमारी, स्थायी बंदोबस्त, रियायतवाड़ी और महालवाड़ी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्हों किस किस ने लागू किया था और इनके सन भी हमें दिए गए हैं। कि पहला हम देखते हैं, कॉर्नवालिस ने सन इसमें शुरू किया था। टॉमस मुनरो जो रियायतवाड़ी व्यवस्था थी, और महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी।
1822 में इसको की थी। अब हम देखते हैं कि तीनों ही व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई। देखिए ये कहाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, यहाँ लागू की गई। ये की गई है बम्बई, मद्रास, असम, ठीक है, और ये मार्टिन वर्ड। अब हम देखते हैं आगे कि भी इसमें स्थायी बंदोबस्त में समस्त अंग्रेजी भारत का 19% इसमें भूमिका था। और इसमें जो रेत वाली व्यवस्था है, समस्त अंग्रेजी भूमि का 51%, और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में ये लागू की गई थी। और इसमें 30% समस्त भूमि का 30% था। जो स्थायी बंदोबस्त थी वो भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को दिया गया था। और इसमें था जो कल हमने पढ़ा था, रेतवाड़ी का भूमि का मालिकाना जो हक है वो क्या, किसान को दिया था। अब है इसमें देखिएगा, रेतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी इसमें रेतवाड़ी में किसान की थी, और भूमि पर गांव का अधिकार था। तो ये इस तरीके से हमने तीनों में इसमें कंपैरिजन किया है। इसमें रेतवाड़ी व्यवस्था में कर की दर 33% से 55% थी। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव या गांव के मुखिया की थी। ये किसके अंतर्गत थी, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। और इसमें कर की दर थी 60% तक थी। अब इसके प्रभाव देखिए, इन तीनों ही का प्रभाव मैंने आपको जैसा कि बताया, जो किसानों के विपरीत था उनके लिए हानि थी, और जो ब्रिटिश सरकार थी उसके लिए हमेशा ही ये अच्छा माना गया है इस व्यवस्था को। देखिएगा, पारंपरिक व्यवस्था का विघटन हुआ था। कृषकों की दरिद्रता में बढ़ोतरी हुई थी। जो कृषक थे वो दरिद्र हुए थे, और अधिक कृषि में ठहराव या अवनति, मतलब किसी प्रकार की कोई उन्नति नहीं हुई थी, और उसमें अवनति ही मानी जा सकती है। पुराने जमींदारों की तबाही तथा नए जमींदार का उदय हुआ था, और कृषि का वाणिज्यीकरण इसके अंतर्गत हुआ था।